राज्य हैं जो आपके बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आज हम पहले इसी को समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको मैप के माध्यम से भी स्टडी कराऊंगा जिससे चीज़ें आपके दिमाग में एकदम इन फ्रेम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर स्टूडेंट हैं जिनको ये चीज़ें भी नहीं पता होती हैं और ये प्रश्न गलत कर देते हैं, और कुछ पुराने स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें रट चुकी हैं। लेकिन हमने शॉर्ट नोट्स को ऐसे कंपाइल किया है कि सभी प्रकार के एस्पिरेंट को ये यूजफुल रहेगी और पूरी की पूरी घटना चक्र के सभी चैप्टर कराए गए, किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं किया गया, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया गया। लेकिन ये तरीका ऐसा था कि आपको मजा आएगा देख के दोस्तों। तो जैसे कि अब इसको जरा सा हम जूम कर लेते हैं। पूछा जा रहा है बांग्लादेश से कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे, बांग्लादेश की बात करूं तो ये जो लोकेशन मैं आपको रेड कलर से मैं कर रहा हूं हाईलाइट, और जिसके अंदर व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपका बांग्लादेश है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला आपका राज्य आता है मिजोरम, दूसरा आपका त्रिपुरा आता है, तीसरा मेघालय आएगा, चौथा आपका ये थोड़ा सा असम भी आएगा, और पांचवें नंबर पे आप देखिएगा कि ये बांग्लादेश है। तो ये 5 प्रमुख राज्य हैं जो सामान्यतः क्या करते हैं, बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है कि बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा कौन सी साझा होती है, तो वो हो जाएगी आपकी पश्चिम बंगाल में, लगभग 2216 किलोमीटर। क्योंकि हमने एक एक प्रश्न में, एक एक क्वेश्चन में कई सारे प्रश्नों को समाहित किया है, इसलिए मैं हर प्रकार के जो प्रश्न बने हुए हैं, पीवाईक्यू में आए हुए हैं, वो आपको डिटेल से समझा सकूं। और दूसरा, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी सीमा जो है कि किस राज्य की बाउंड्री शेयर होती है, तो असम की होती है 263 किलोमीटर। आप इमेजेस में भी देख सकते हैं, जूम कर दूं मैं, और तो ये थोड़ा सा येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये आपका आसाम का है, और ये कितना, केवल 263। जबकि आप पश्चिम बंगाल को लगभग देखेंगे, ये पूरा ग्रीन वाला जो पार्ट है, व्हाइट से कनेक्टेड है, ये आपका 2216 किलोमीटर है। तो एक तो ये डाउट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए, इस तरीके से होते हैं ये प्रश्न आते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे, और इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और अलग तरीके के क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं और हमारे इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं जिनसे वो बाउंड्री शेयर करती हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति राज्य से जब यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हुई तो बहुत सारे प्रश्नों की प्रवृत्ति या बहुत सारे प्रश्नों का नेचर बदल गया। स्पेशली यूपी पीसीएस में भी उन तरीके के प्रश्नों को रखा गया। तो आपके आरओ में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, पीसीएस में भी आ सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स आपके जो हैं घटना चक्र के, ये दोनों ही एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। फिर चाहे आप आरओ का एग्जाम दीजिए, चाहे फिर आप पीसीएस का एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए सेम रूप से बेनिफिशियल है। तो आप लोग इस क्लास को अगर डिटेल से देख पा रहे होंगे तो दोनों एग्जाम की तैयारी आप एक ही साथ कर पा रहे होंगे और बेहतर तरीके से। और अगर आप शॉर्ट नोट्स को परचेस करके सेल्फ स्टडी के तौर पे भी वीडियो के साथ साथ अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपकी किसी भी टॉपिक पे पकड़ आपकी कमजोर नहीं रहेगी और घटना चक्र बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो अब जैसा कि पहला हमारा जो कंट्री होगा वो होगा बांग्लादेश। तो अभी हमने देखा भी बांग्लादेश के बाद। अच्छा, एक चीज और, बांग्लादेश जो है कि भारत के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है, ये भी हमने सीक्वेंस में ही लिखा है, क्योंकि ऐसे ये सब प्रश्न आते हैं, लेकिन हमने एक ही जगह लिख दिया। 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ बांग्लादेश। तो सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करने वाला है, सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला बांग्लादेश है भारत के साथ। उसमें भी पश्चिम बंगाल आपका मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, और आसाम जो है 263 किलोमीटर के साथ सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है। और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम मैंने ये आपको मैपिंग में दिखा दिया। लेकिन अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, और वो हमारा है चाइना। तो जरा चाइना के लिए हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ताकि आपको ये चीजें दिख सके। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए, चाइना की अगर हम बाउंड्री की बात करेंगे तो 3488 किलोमीटर की बाउंड्री टोटल शेयर करता है, यानी कि सेकंड नंबर पे आता है। लार्जेस्ट कौन सा, बांग्लादेश। लेकिन चाइना के साथ भी अगर हम देखें तो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है आपका लद्दाख। मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम मीन्स हो गया लद्दाख सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दे देगा जम्मू कश्मीर। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार जम्मू कश्मीर तो पहले था ही, क्या ऐसा तो नहीं कहीं फिर से हो गया है। तो ये चीज आपको क्लियर रख लेनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे ये रहा ब्लू वाला एरिया जम्मू कश्मीर, जबकि ये अब एरिया पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है केवल। और ये जो आपका ग्रीन वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा आपका चाइना से बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो मैक्सिमम जो रेंज है वो लद्दाख की है, और मिनिमम की बात करूं मैं तो हिमाचल प्रदेश की है। कैसे, क्योंकि आप मैप में देखिए, क्योंकि मैप से पढ़ना ही एक बेस्ट ऑप्शन होता है ज्योग्राफी को। तो यहाँ पे ये जो पिंक कलर का एरिया है जिसे मैं रेड कर रहा हूँ, ये वाला सबसे मिनिमम एरिया कवर करता है हिमाचल के साथ। तो एक हिमाचल भी स्टेट लगता है, बाउंड्री शेयर करता है। वहीं अगर आप देखेंगे कि हिमाचल के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, तो ये उत्तराखंड आ रहा है। फिर यहाँ पे ये छोटा सा एरिया सिक्किम है, और यहाँ पे अरुणाचल, और यहाँ पे हिमाचल, और यहाँ पे लद्दाख।
तो मुझे जरा बताएंगे आप कितने राज्य हो गए? तो टोटल 5 राज्य हो गए। कितने? 5। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन उसमें भी सबसे अधिक बाउंड्री शेयर कर रहा है लद्दाख, क्योंकि अगर आपने मैप को देखा होगा तो कुछ स्टूडेंट को डाउट हो सकता है कि सर अरुणाचल भी तो एक लंबी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका लद्दाख ही सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आगे हम बात करें 3rd नंबर पे पाकिस्तान की बात करेंगे। तो चलिए जरा पाकिस्तान की ओर चल लेते हैं, थोड़ा इनको भी सबक सिखा लेते हैं। पाकिस्तान 3rd नंबर पे आता है 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हुए, जिसमें वो लद्दाख से शेयर करेगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो आप जरा देखिए, ये वाला एरिया देखिए लद्दाख का है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर आ गया, फिर यहाँ येलो वाला पंजाब आ गया, और फिर ये हल्का ऑरेंज टाइप का ये जो है पिंक कलर का, ये आपका राजस्थान हो गया, और ये थोड़ा सा ये हल्का ब्राउनिश ये गुजरात हो गया। तो यहाँ पर भी आप देखोगे 5 राज्य बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, लेकिन सबसे लंबी जो बाउंड्री है दोस्तों, आप इमेजेस में ही देख के बता सकते हैं कि सर सबसे लंबी बाउंड्री हमारे राजस्थान की है, जो पाकिस्तान से बाउंड्री को शेयर करता है। तो इसलिए राजस्थान पे हमने लिख दिया मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है। तो शॉर्ट नोट्स की उपयोगिता दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी कि अगर आप एक ही क्लास में ढंग से समझ लेते हैं तो आपको बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इस शॉर्ट नोट्स को अच्छे से समझ लेते हैं क्लास के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करके, तो मैक्सिमम चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी घटना चक्र की। अब यहाँ पर हम देखते हैं, फिर 4th नंबर पे आता है नेपाल दोस्तों, 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। तो जरा देख लेते हैं नेपाल कहाँ है भैया। नेपाल हमारे पड़ोसी मित्र हैं। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड लिखा है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। तो मैप में हम लोग इमेजेस करेंगे तो वो ज्यादा सही रहता है। जैसे आप देखेंगे कि नेपाल ये हल्का व्हाइट वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे उत्तराखंड आपको बाउंड्री शेयर कर रहा है, उत्तराखंड। ये ग्रीन वाला यूपी हो गया, ये आपका बिहार हो गया, और यहाँ पे जो ग्रीन वाला पार्ट है ये ध्यान देना पश्चिम बंगाल, और ये सिक्किम। तो यहाँ पर भी आप देखोगे 5 राज्य हैं, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम जो बाउंड्री शेयर हो रही है वो आपकी किससे हो रही है? यूपी से। और कितने जिले यहाँ पे बाउंड्री शेयर करते हैं हमने ये यूपी स्पेशल में पढ़ा भी है। मैं इस बार फिर से इस चीज को कवर कराऊंगा आपको, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। खैर मैं उसकी भी प्लेलिस्ट लगा दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप यूपी स्पेशल को भी तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया 7 जिलों की जो बाउंड्री शेयर होती है सबसे अधिक नेपाल से। और सबसे छोटी जो बाउंड्री है दोस्तों, ये हल्का सा ग्रीन पार्ट है राइट हैंड पे, पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पे मिनिमम बाउंड्री शेयर होती है पश्चिम बंगाल की। इज इट क्लियर? फिर आगे हम देखेंगे म्यांमार की बात करें तो म्यांमार 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है 4 राज्यों से, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो चलिए म्यांमार को भी देख लेते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे म्यांमार लिख रहा है, तो यहाँ पे एक जो लाइन निकली हुई है ये वाली, इसके नीचे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका अरुणाचल प्रदेश का, फिर ये पिंक वाला नागालैंड, ग्रीन वाला मणिपुर, और ये फिर पिंक मिजोरम। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 राज्य की बाउंड्री शेयर होती है। लेकिन मैक्सिमम की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, और नागालैंड सबसे मिनिमम बाउंड्री शेयर करता है। तो इन सब चीजों को रट लीजिए दोस्तों, पीसीएस में या आरओ में और किसी भी प्रकार का विशेष प्रश्न नहीं बनता है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। भूटान की बात करेंगे तो भूटान को अगर आप देखेंगे तो हम यहीं पे भूटान की भी स्थिति को देख लेते हैं, कहाँ पर है। तो 699 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, जिसमें सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो आप देख लेंगे कि भूटान के पास ये रहा थोड़ा सा एकदम ये वाला, क्योंकि यही तो दोस्तों ये चिकन नेक के बाद जो एक ट्रायंगल है पॉइंट, जहां पर चाइना अपना कब्जा बताता है, भूटान अपना बताता है, भारत अपना बताता है, तो ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाउंड्री शेयर करता है इस वाले पॉइंट पे। फिर यहाँ पे आप देखोगे येलो वाला पार्ट जो सबसे अधिक है, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, और इधर ग्रीन वाला पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर 4 राज्य बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बाउंड्री शेयर हो रही है वो हो रही है असम की। किसकी हो रही है? असम की। और सबसे कम किसकी हो रही है? तो वो सिक्किम की हो रही है भूटान से। और हमसे सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला जो देश है उसका नाम होता है अफगानिस्तान। क्या नाम है उसका? अफगानिस्तान। ये हमसे सबसे छोटी सीमा साझा करता है, और जबकि सबसे बड़ी सीमा जो साझा करने वाला जो देश है दोस्तों, उसका नाम है, हमने बीडी लिखा है, बीडी मीन्स बांग्लादेश। और अफगानिस्तान के साथ दोस्तों केवल और केवल एक ही हमारा जो राज्य है वही बाउंड्री शेयर करता है, जिसका नाम है आपका लद्दाख। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हल्की सी एक लाइन जा रही है दोस्तों, ये वाली कुछ इस तरीके से, और यही लाइन केवल लद्दाख से बाउंड्री शेयर करती है, और किसी भी राज्य की बाउंड्री अफगानिस्तान से शेयर नहीं होती है। तो इस तरीके से आपने बाकी चीजों को भी समझा। और यहाँ पर अब हम अगले फैक्ट की ओर देखें तो जरा सा जूम कर दूं मैं यहाँ पर। यहाँ लिख रहा है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित कौन सा जलडमरू मध्य है? पाक जलडमरू मध्य।
बहुत से बिगिनर स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं, वो पाक का मतलब समझ लेते हैं पाकिस्तान, और यहाँ पर उसे क्या करते हैं, वो गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर बता देते हैं कि कच्छ की जो खाड़ी है, या जो है कि इधर जो कोरी क्रीक है, जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है, इसे कनेक्ट कर देते हैं। जबकि पाक जलडमरू मैं आपको दिखा दूं, जिसको लोग पाक स्ट्रेट कहते हैं, इसका मतलब क्या है, ये दो स्थल खंडों को अलग करता है। जैसे ये भारत वाला पार्ट है और ये श्रीलंका का पार्ट है, इनको अलग कर रहा है, लेकिन वहीं दो जल संधियों को आपस में मिलाता है। जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये बे ऑफ बंगाल का है और नीचे आपका हिंद महासागर है, तो इनको आपस में मिला रहा है, क्योंकि पानी तो अलग होता नहीं, पानी एक दूसरे में जाके मिल जाते हैं। तो जब भी जो जलडमरू पढ़ेंगे या जल संधि पढ़ेंगे, ये हमेशा एक जल को दूसरे जल से मिलाते हैं और एक स्थल खंड को दूसरे स्थल खंड से अलग करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाक जलडमरू मध्य किन देशों के बीच में या किसे अलग करता है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य को और श्रीलंका को आपस में अलग करता है। इज इट क्लियर? तो चलिए और आगे की चीजों को हम समझ लेते हैं। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जो भी स्टडी की वो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, जिसमें हमने समझा था सामान्य परिचय भारत के बारे में, जो हमने कल की क्लास की थी, और आज का जो अभी तक पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने भारत की अक्षांशी, देशांतरी, लोकेशन, दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दूरस्थ बिंदु, ये सभी चीजों को हमने पढ़ा। लेकिन अब हमारा जो दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है वो हो रहा है हमारा कौन सा, भौतिक विभाजन। क्या है दूसरे चैप्टर का नाम दोस्तों? उसका नाम है भौतिक विभाजन। तो इस भौतिक विभाजन में स्पेशली हम लोग भारत के ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, जिसमें हम लोग पर्वत, पठार, घाटी, नदियां, इन सभी चीजों को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट से, कि मध्यवर्ती मध्यजीवी, जिसे हम लोग मेसोजोइक कल्प भी कहते हैं, में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हो गया। मतलब गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हो गया और भारत का स्थलपिंड उत्तर की ओर जिसका विस्थापन हो गया, यानी उत्तर की ओर उसका विस्थापित हुआ। कैसे? तो इसकी एक स्टोरी है दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए बताया जाता है कि जो सबसे पहले इन्होंने बिग बैंग थ्योरी वगैरह जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, तो उस समय तो एडवर्ड वेगनर नाम के एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक, जो कि 1912 में इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का एक सिद्धांत दिया था दोस्तों, जिनका कहना था कि पहले पृथ्वी पर एक पेंजिया नाम का जो है कि आपका एक द्वीप हुआ करता था, इस तरीके से पूरा का एक द्वीप, और ये आसपास जो मैं ब्लू करूंगा, ये आपका क्या होता था, ये आपका पैंथालसा था, जो एक समुद्र के रूप में पूरा बड़े महासागर के रूप में रहता था, और बीच में आपका पेंजिया था। लेकिन धीरे धीरे समय में परिवर्तन होने के साथ ये जो पेंजिया था दोस्तों, ये पेंजिया आपका दो पार्ट में टूट गया। इसमें एक पार्ट हो गया ऊपर और एक पार्ट हो गया नीचे, और बीच में आपका जो समुद्री पानी था वो भी आ गया, इस तरीके से महासागर आ गया। तो ये जो नीचे वाला दोस्तों पार्ट है, ऊपर वाले को तो हम लोग कह देते थे अंगारा लैंड। क्या कहते थे? अंगारा लैंड। और नीचे वाले को हम लोग कह देते थे गोंडवाना लैंड, इस तरीके से। लेकिन धीरे धीरे इस गोंडवाना लैंड में भी क्या हुआ कि विघटन हो गया, यानी कि टूटन पड़ गई, और ये भी जो है कि आपस में टूट गया, और यहीं से भारत का हिस्सा इस तरीके से निकल गया, और ये 0 डिग्री से ऊपर की ओर विस्थापित होने लगा, ऊपर की ओर विस्थापित होने लगा, और इसी को गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहा जाता है। और इसीलिए भारत में गोंडवाना लैंड पर सबसे अधिक कोयले के निक्षेप मिलते हैं, सबसे अधिक कोयले के भंडार मिलते हैं भारत में, जिससे ये सिद्धांततः प्रूफ होता है कि भारत आदिकाल में कभी न कभी करोड़ों वर्षों पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, यानी दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा होता था, जो धीरे धीरे भारत अब ऊपर की ओर, उत्तर की ओर खसक रहा है। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि उत्तर की ओर कैसे विस्थापित हो रहा है, यानी जो भारत कभी 0 डिग्री के नीचे रहता था, अब वो खिसकते हुए सीधे सीधे यहाँ आ गया कि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है, और धीरे धीरे इसमें लगातार विस्तार हो रहा है ऊपर की ओर। तो इसी को हम, इस स्टोरी को कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और अब हम दूसरे पॉइंट की चलते हैं कि भारत मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, यानी भारत में आपको 4 मुख्य रूप से चीजें देखने को मिलेंगी। अब जैसे कि इसमें आप देखोगे 4 मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो एक तो होता उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का मतलब हो गया दोस्तों, ये जो हिमालय का जो विस्तार है पूरा का पूरा, इतने राज्यों में हिमालय का जो विस्तार है, इसी को कहा जा रहा है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो एक तो हमारा ये पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया, नॉर्थ का हिमालय हो गया, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारा का सारा रीजन हो गया। वहीं दूसरा होता है विशाल मैदान का क्षेत्र। विशाल मैदान में मुख्य रूप से नदियों का योगदान सबसे अधिक होता है, जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये रीजन हो गया आपका दूसरा विशाल मैदान का क्षेत्र। तीसरा आप देखोगे प्रायद्वीपीय पठार,
जो आपका दक्षिण भारत के हिस्से को मुख्य रूप से कहा जाता है, जो बेसाल्टिक लावा चट्टान से बना होता है, थोड़ा ट्रायंगल की फॉर्म में होता है। तो ये तीसरा एरिया हो गया। आपने देखा सबसे ऊपर मैंने आपको बता दिया भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है, दूसरा मैदानी क्षेत्र जो बीच में आपको रीजन दिख रहा है, और तीसरा आपको मैंने बता दिया ट्रायंगल के फॉर्म में जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, और चौथा तट और द्वीप। अब द्वीपों में देखो आप लक्षद्वीप यहाँ दिखेगा, अंडमान निकोबार दिखेगा, और ये जो कोस्टल रीजन है जिसको हम लोग पूर्वी घाट कह देते हैं इस तरफ, और जिसको हम लोग इधर पश्चिमी घाट कह देते हैं। तो ये हमारे पूरे भारत की लोकेशन है जहां से आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। और अब हम इसी के आगे एक और बिंदु पर चर्चा करेंगे, जैसे पाताल तोड़ कुएं। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है भौतिक विभाजन के अंतर्गत कि पाताल तोड़ कुएं मैचिंग करने के लिए आता है या इसका अर्थ पूछा जाता है। सामान्यतः मुख्यतः ये हिमालय की तराई में स्थित होते हैं। तराई का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जहां पे शिवालिक रेंज आपको मिलती है या शिवालिक के भी नीचे मिलती है। क्योंकि पर्वतों का विस्तार जब हम लोग अभी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे ट्रांस हिमालय सबसे पहले मिलता है, फिर उसके बाद बृहद हिमालय मिलता है, फिर लघु हिमालय होता है, फिर शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई, और हिमालय के नीचे जो दलदली हल्का तराई क्षेत्र होता है जिसमें आप यूपी के नेपाल से बॉर्डर शेयर करने वाले जो जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इनको देख सकते हो। तो ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, ये सभी तराई क्षेत्र में आते हैं, और यहाँ पर आपको पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। इनका मतलब क्या है कि पहले कुआं खोदा जाता है और फिर वहां से जल स्वतः निकलने लगता है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा तो हमारे गांव में भी होता है दोस्तों, लेकिन जो गांव में जो कुआं खोदा जाता है उसमें सामान्यतः पानी निकलता तो है लेकिन लंबे समय तक नहीं निकल पाता, बल्कि उस पानी को भरने के लिए जब मानसून के समय वर्षा होती है तो उस कुएं में पानी और भर जाता है, ग्रो कर जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, हिमालयी क्षेत्रों में नीचे इतना पानी होता है कि वो पाताल तोड़ मतलब कुआं एक खोद देते हैं और ऐसा लगता है कि कितनी गहराई में जाके खोदा है पाताल की तरह, इसलिए वहां से स्वतः पानी निकलना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद बात एक होती है कि पश्चिमी तट का निर्माण भूमि की किस प्रक्रिया से हुआ है। तो एक होता है उत्थान और एक होता है निर्गमन या निमज्जन भी कभी कभी आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, निमज्जन भी आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है इस चीज को समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पर जूम करके बता दूं आपको थोड़ा सा। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पश्चिमी तट है दोस्तों, ये वाला, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो ये आपको दिख ऐसा जरूर रहा है लेकिन ये उबड़ खाबड़ फॉर्म में है, यानी कि जिग जैग पैटर्न में है। यहाँ पर आप रियली में जाके देखेंगे तो जिग जैग पैटर्न में। उसके पीछे एक रीजन ये है कि जब भी जो भी समुद्र का हिस्सा जब ये नीचे निकल जाता है, अर्थात यहाँ पे जो स्थल खंड होते हैं ये ऊपर उठ जाते हैं और समुद्र का पानी नीचे चला जाता है, तो उसे हम उत्थान कहते हैं। लेकिन यही जब तट का क्षेत्र कोई भी जब समुद्र में डूब जाता है तो उसे हम निमज्जन कह देते हैं। तो इन प्रक्रियाओं से भी लगातार अवसादों के एकत्रित होने पर पश्चिमी तट का निर्माण देखने को मिलता है। अब इसी तरीके से हम आपको दक्कन ट्रैप के बारे में बता दें कि दक्कन ट्रैप, अब देखिए भारत की लोकेशन को हम कैसे ट्रैक कर रहे हैं कि कहां से किसका निर्माण हो रहा है। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे दक्कन ट्रैप दोस्तों, जो दक्षिण भारत का मुख्यतः पठारी क्षेत्र होता है जिसमें पठार ज्यादा होते हैं, जो पुरानी स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि पठारी क्षेत्र जो होता है वो हिमालय से पुराना माना जाता है। हिमालय तो अभी नवीन है, उसमें तो अभी बहुत सारे परिवर्तन होने बाकी हैं, परिवर्तन हो भी रही है, लेकिन अभी उसमें बहुत पोटेंशियल है कि वो नए नए जो है कि अभी संरचना को निर्मित कर सकता है। तो इसमें आप देखोगे कि दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ है। कब हुआ है, क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में। वैसे ही पश्चिमी घाट का जो निर्माण हुआ सेनेजोइक युग में हुआ है। अरावली पर्वत की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप की बात करें तो अत्यंत नूतन काल में हुआ है। अब यहाँ पर आपको मिलान करने के लिए आता है, तो जब भी आपसे पूछे कि ये दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ तो आपको बताना है क्रिटेशियस काल में हुआ। उसके अंतिम चरण का ऑप्शन आता तो आप इसे स्वीकार करेंगे, यानी इसे टिक करेंगे। और अगर पश्चिमी तट का पूछा जाए तो आपको उत्तर लगाना है सेनेजोइक काल। कब लगाएगा, सेनेजोइक काल में। और अरावली की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन। अच्छा, यहाँ पे दो युग होते हैं दोस्तों, एक होता है कैम्ब्रियन और एक होता है प्री कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन का मतलब होता है जिसमें जीवाश्मिक चट्टानें पाई जाती हैं, मतलब जब पेड़ पौधे जीव जंतुओं का जन्म हो चुका था और वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद जब मर के दब गए, गल गए, सड़ गए, तब जो है कि हम कह सकते हैं वो कैम्ब्रियन युग है, क्योंकि उसमें जीवाश्म मिलता है। और प्री कैम्ब्रियन का मतलब होता है जिसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पृथ्वी पे वनस्पति या जीव जंतुओं का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले जो भी चट्टानें बनी थी उनको हम प्री कैम्ब्रियन कहते हैं,
क्योंकि इसमें हमें जीवाश्म देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहला युग क्या होगा, प्री कैम्ब्रियन होगा। और फिर धीरे 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 जब वनस्पति और जीव जंतुओं का जन्म हुआ तो हम कह सकते हैं कि उस समय जो भी चट्टानें पाई जाएंगी वो सब कैम्ब्रियन होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन जीव जंतुओं के, पौधों के और इन सभी चीजों के क्या है, हमें अवशेष देखने को मिल जाते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन हो गई अरावली पर्वत, जिसके देखोगे कि दिल्ली में मेहरौली स्तंभ है, दिल्ली का कुतुब मीनार है, ये सब अरावली पर्वत पे डेवलप है। पूरी की पूरी दिल्ली इसी पे डेवलप की गई है। राजस्थान गुजरात से शुरू होती है पालनपुर से और दिल्ली के मेहरौली तक जाती है। तो ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, तो क्या इसमें जीवाश्म आपको देखने को मिलेंगे? तो आप कहोगे नहीं सर, इसमें जीवाश्म नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन युग की है, जिस समय किसी भी जीव जंतु या पादप की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अगर एक और प्रश्न मैं पूछ लूं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्राचीन जो है कि पर्वत श्रेणी है, जिसमें हिमालय ऑप्शन में हो जाए और पूर्वी घाट ऑप्शन में हो जाए, या आपका झारखंड के पठार हो जाए, या फिर आपका अरावली हो जाए, तो सही उत्तर होगा अरावली, क्योंकि अरावली सबसे पुरानी श्रेणी में आती है प्री कैम्ब्रियन में। हालांकि विश्व के और भी अनेक देश हैं जहां पर इनके साथ साथ जो और भी माउंटेन उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन की, उसकी भी जानकारी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा या क्लासेस कराऊंगा आपको वर्ल्ड मैप की, जहां से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मैपिंग या लोकेशन के क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही गलत नहीं होंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का मैं आपको कराऊंगा, जिसमें आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, बस आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें सही हो जाएंगी। तो चलिए और देख लेते हैं हम। और यहाँ पे हम देखेंगे कि केरल का कुट्टानाड, जो कुट्टानाडु भी कहते हैं, ये अत्यधिक प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यानी सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये। तो ये इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि धान का कटोरा कहते हैं इसको, यहाँ पे धान बहुत अधिक होता है। और खासियत क्या है कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल संस्था है, उसने कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में घोषित किया है। तो GIAHS, यानी इसको जो है कि वैश्विक विरासत के रूप में इसे घोषित किया है कि यहाँ से देश के और भी राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी, विश्व में भी लोगों को सीखना चाहिए कि हमें खेती को कैसे करना चाहिए, जहां पर ये स्थिति देखने को मिलती है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि कुट्टानाड किस जिले में है, मतलब किस राज्य में, तो आपको बताना है केरल। और कुट्टानाड किस लिए फेमस है? क्योंकि धान की खेती के जो तरीके हैं उनके लिए ये फेमस है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगले पॉइंट की ओर और चलते हैं, शुरू करते हैं अगला पॉइंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत की जो चट्टान प्रणाली का क्रम है दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है आपसे क्रम, और एक आध क्रम क्या होता है बीच में गैप कर दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद आपको सीक्वेंस लगाने में दिक्कत होती है। तो जरा इसको भी समझते हैं। सबसे पहले आती है आपकी आर्कियन चट्टान की क्रम, फिर उसके बाद धारवाड़ आएगी, फिर कुडप्पा आएगी, फिर विंध्यन आएगी, फिर गोंडवाना आएगी। कैसे आएगी? जैसे मान लीजिए जो आर्कियन चट्टान बन गई है एक बार, ठीक है, आग्नेय चट्टानों से, अवसादी शैलों से, इसमें जब क्या होता है, क्षरण होता है, यानी अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है, इसमें जो है कि निछालन होता है, तो इसके बाद हमें देखने को मिलती है धारवाड़ चट्टान। और जब धारवाड़ चट्टानों में भी निछालन देखने को मिलता है, अपक्षय देखने को मिलता है, वेदरिंग देखने को मिलती है, क्षरण देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलती है कुडप्पा चट्टान। ठीक है, कुडप्पा चट्टान देखने को मिलेगी। और जब कुडप्पा चट्टान में भी दोस्तों हवा, पानी, वायु, नदी के माध्यम से क्षरण होता है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगी विंध्यन चट्टान। और फिर विंध्यन चट्टान के बाद आपको देखने को मिलेगी गोंडवाना चट्टान। तो ये पूरा का पूरा एक क्रम लिखा गया है और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि धारवाड़ चट्टान किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे हमें धात्विक खनिज और अधात्विक दोनों ही प्रकार के खनिज मिलते हैं। और ये जो धारवाड़ चट्टान है दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य में एक जिला है धारवाड़ के नाम से, वहां पर ही सबसे अधिक इसकी खान मिलती है, यानी कि सबसे अधिक मिनरल्स मिलते हैं चट्टानों के बारे में, तो इसीलिए उसी जगह पर इसका नाम रख दिया गया है, जिसमें मुख्यतः आपको सोना, लोहा, अभ्रक इस तरीके की चीजें वहां पर मिलेंगी। फिर उसके बाद कुडप्पा चट्टान आएगी और फिर विंध्यन। विंध्यन चट्टान में आपको चूना पत्थर मिलेगा, बलुआ पत्थर मिलेगा। यही चूना पत्थर और जिप्सम ये मुख्यतः सीमेंट इंडस्ट्री के जो है कि बेस होते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री को। फिर देखते हैं हम गोंडवाना लैंड की बात करें, तो गोंडवाना में अगर हम देखें तो सर्वाधिक बिटुमिनस नाम का कोयला मिलता है, जिसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। क्योंकि जब मैं आपको ईंधन पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको कोयले के बारे में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन बता दूं कि कोयले की 5 प्रकृति होती है। एक होता है एंथ्रेसाइट, फिर दूसरा होता है बिटुमिनस, फिर तीसरा होता है लिग्नाइट, फिर चौथा होता है आपका पीट कोयला। सबसे अच्छा कोयला उसे माना जाता है जिसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम हो और कार्बन की मात्रा मैक्सिमम हो। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट का।
लेकिन भारत में क्या होता है कि एंथ्रेसाइट कोयला जम्मू कश्मीर में बस थोड़ा सा उसका भंडारण है, जिसकी वजह से हम उसका खनन नहीं करते, क्योंकि हम इस पे निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन दूसरे नंबर की क्वालिटी होती है बिटुमिनस की। तो जो बिटुमिनस कोयला है दोस्तों, वो सबसे अधिक आपको मिलता है गोंडवाना लैंड में। लगभग बताया जाता है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 95% से अधिक बिटुमिनस कोयला हमारे भारत में मिलता है, और ये गोंडवाना लैंड में मिलता है, इसीलिए बिटुमिनस कोयला। और इसमें क्या सल्फर कम होता है और कार्बन अधिक होता है। फिर तीसरा आता है लिग्नाइट कोयला, जो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है सबसे अधिक, और सबसे अधिक प्रोडक्शन भी वहीं पे होता है। और चौथा आता है पीट कोयला, जिसकी उत्पत्ति या भंडारण से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता है। तो ये तो आपको थोड़ा सा मैंने बस प्लस पॉइंट यहाँ पर बता दिया एक्स्ट्रा चीज में। देखिए, मैंने बताया था आपको नोट्स को, जब डिटेल बता रहा था कि नोट्स की विशेषता क्या क्या है, तो मैंने स्पष्ट बताया था कि इसमें बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होंगी, इंटरलिंकिंग होंगी, जिसके लिए जब आप क्लास देख रहे होंगे तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स की पूरी क्लास में चलाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल चैनल पे फ्री रहेगी। बस आपको इसकी पीडीएफ को परचेस करना है, बाकी पीडीएफ निकलवा के या आप अपने किसी भी टैबलेट में या मोबाइल में अपना ओपन करके साथ में क्लास अगर करते रहेंगे दोस्तों, और उसको अपडेट करेंगे, तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी घटना चक्र की। आपको फिर कोई हेडक नहीं लेनी पड़ेगी जीएस में घटना चक्र की। और अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं भूगर्भिक समय के मापन के अनुसार भारतीय चट्टानों को 3 क्रम में बांटा गया जो भूगर्भिक समय होता है। जैसे एक होती सबसे आर्कियन, फिर पौराणिक आती है, फिर द्रविडियन आती है, और फिर आर्यन युग में विभाजित की जाती है। यानी द्रविडियन मतलब साउथ की हो जाती है। वहीं भारतीय भूगर्भिक जो समय मापक है, इसकी शुरुआत या जो इसको कौन लेके आया था, तो टीएस हॉलैंड के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? टीएस हॉलैंड के द्वारा लाया गया था। अब इसी में अगर हम बात करें कि गंगा मैदान को जियोसिंक्लाइन यानी भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। सिंपल सी बात है, जब वहां पे ऑप्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में कि गंगा के मैदान को किस फॉर्म में आप वर्णित करोगे, तो जियोसिंक्लाइन यानी कि भू अभिनति के रूप में हम इसे वर्णित कर लेते हैं। तो कभी कभी डायरेक्टली प्रश्न आ जाते हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है दोस्तों आपसे, कई बार पूछा जाता है कि ये जो वृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, इनकी उत्पत्ति कौन से युग में हुई। ये कई बार प्रश्न रिपीट होता है, आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं। तो जैसे वृहद हिमालय की बात की जाएगी तो ये ओलिगोसीन युग में होता है। फिर लघु हिमालय की बात करेंगे तो ये मध्य मायोसीन युग में होता है। और शिवालिक हिमालय की बात करेंगे तो प्लायोसीन युग में होता है। युग में होता है, ध्यान देना, वृहद हिमालय ओलिगोसीन, लघु हिमालय मध्य मायोसीन और शिवालिक प्लायोसीन। लेकिन अगर मैं कहूँ ये किस काल से संबंधित है, तो ये तीनों ही युग आपको टर्सरी काल से संबंधित देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित मिलेंगे? टर्सरी काल से संबंधित मिलेंगे। ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, जो कि वृहद हिमालय से पहले ही उसकी उत्पत्ति होती है। तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति क्रिटेशियस टर्सरी काल में होती है, यानी कि क्रिटेशियस खत्म हो रहा है और टर्सरी एंट्री हो रही है, उसी दौरान इसकी उत्पत्ति होती है। और जब पूरी तरीके से हम टर्सरी काल में प्रवेश कर जाते हैं, तब हमें ये तीनों प्रकार के हिमालय देखने को मिलते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति देखने को मिल जाती है, और इसके बाद धीरे धीरे बृहद हिमालय का विस्तार होगा, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो इसीलिए क्रिटेशियस युग और टर्सरी युग में जब एंट्री होती है, संक्रमण जोन होता है, वहां पे ट्रांस हिमालय पैदा होता है और उसके बाद टर्सरी युग पैदा होता है। तो ये इंटरकनेक्टेड पॉइंट रहेगा, जिससे आप चीजों को समझ पाएंगे। अब यहाँ पर उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो भाबर कहा जाता है। अब इसको मैंने एक डायग्राम के बेस पे आपको बताया है, तो इसको समझ लेते हैं आप हमसे। अब देखते हैं, जैसे देखिए ये जो पर्वत वाला क्षेत्र होता है दोस्तों, ये नॉर्थ, मैंने नॉर्थ लिखा है यहाँ पे, और ये साउथ। इसका मतलब क्या है कि जब ऊपर से जो है कि नदी से नीचे की ओर नदी का बहाव शुरू होता है साउथ की ओर, इट मीन्स कि हिमालय से निकल के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए जो है कि नदियां जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो इसका मतलब क्या, वो नॉर्थ से निकल रही है, साउथ की ओर आ रही है। तो ऐसी स्थिति वो 4 फेजेस से होकर आती है। सबसे पहले जब वो नॉर्थ से निकल रही होती है, तो उन्हें एक सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र मिलता है, मतलब भाबर क्षेत्र जो मिलता है, जो मुख्यतः कंकड़ों के होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों का होता है। और यहाँ पे सामान्यतः कहा जाता है कि नदी विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? विलुप्त। तो अगर आपसे पूछे कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी कौन सी जगह है या उसको क्या कहते हैं जहां पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े विशाल खंड वाले जो पत्थर होते हैं, नदियां उनके नीचे से होकर बहने लगती हैं, और ऊपर ऐसा लगता है कि नदी यहाँ पर विलुप्त हो गई है। फिर नदियों के बाद जो है कि ये नीचे वाला हिस्सा आता है, जहां पे ये दलदल की तरह पानी इकट्ठा होता है, जो हम हिमालय के नीचे वाले क्षेत्र को देखते हैं, जिसे हम तराई का मैदान कहते हैं। कौन सा मैदान कहते हैं? तराई का मैदान। फिर तराई के बाद आपको 2 मैदान मिलेंगे, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। सिंपल सी बात है, बांगर वो जमीन कहलाती है जहां पर बाढ़ नहीं होती है, या बहुत ही ऊपर हो चुके होते हैं, बाढ़ के मैदान के क्षेत्र से ऊपर हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं,
जिसकी वजह से वहाँ नदियों का जो अधिक पानी होता है वो बाढ़ के रूप में तब्दील तो होता है शहरों में, लेकिन इन मृदाओं पे नहीं पहुंचता। और फिर लास्ट आता है आपका खादर, जहाँ पे ये इमेजेस बता रही है कि ये क्या हो रहा है, ये मैदानी क्षेत्रों में पानी का बहाव इतना अधिक हो गया, जमाव इतना अधिक हो गया कि ये बाढ़ के रूप में कन्वर्ट हो गई और खादर वाले क्षेत्रों में आपको बाढ़ देखने को मिलती है। तो कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि बाढ़ कहाँ पर आती है, कहाँ नहीं, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी मैंने। फिर अगर हम बात करें इसी में सेनेजोइक की बात करेंगे, फिर एक होता है सेनेजोइक, को ध्यान देना कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया जो सेनेजोइक काल है। एक होता है उसमें टर्शरी काल और एक होता है क्वाटरनरी काल। टर्शरी काल में मैंने अभी आपको बताया कि उसमें ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों की उत्पत्ति हुई। और टर्शरी काल में भी दोस्तों इसमें 3 अलग अलग फेज होते हैं, मतलब 5 होते हैं। एक तो पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है, तो ये जो है कि अलग अलग पीरियड्स होते हैं। और टर्सरी के बाद एक चौथा आता है क्वाटरनरी। इट मींस जो सेनेजोइक है वो 2 पार्ट में डिवाइड है ना, टर्सरी में और क्वाटरनरी में। टर्सरी के भी हमने ये सारे काल देख लिए। अब क्वाटरनरी में भी 2 पार्ट आते हैं, एक होता है प्लेस्टोसीन, एक होता है होलोसीन। तो वर्तमान में जो हम देख रहे हैं अपने आप को, जिस युग में जी रहे हैं, उसका नाम है होलोसीन। तो होलोसीन किसके अंतर्गत आया, क्वाटरनरी, और क्वाटरनरी किसके अंतर्गत आता है, सेनेजोइक के अंतर्गत। क्लियर है। अच्छा, शिवालिक श्रेणी की अगर हम बात करें, शिवालिक श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 900 से 1100 मीटर। कैसे पता चलेगा, क्योंकि शिवालिक में जो हमें पर्वत चोटियां देखने को मिलती है उनकी मैक्सिमम लेंथ, ऊंचाई जो होती है, हाइट, वो 1100 मीटर की होती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 8848 जो मीटर की हाइट देखने को मिलती है एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की, तो ये कैसे देखने को मिलती है, क्योंकि ये हमें शिवालिक हिमालय में नहीं बल्कि ये हमें महान हिमालय में देखने को मिलती है, ग्रेट हिमालय में। इससे क्या पता चलता है कि महान हिमालय की जो हाइट है वो लगभग 9 किलोमीटर की लेंथ में है। 8848 मीटर का मतलब हो गया 9 किलोमीटर के अप्रॉक्स। अब एक और यहाँ से प्रश्न एक बनता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, हर साल आता है ये आपसे। हिमालय का जो डिवीजन है दोस्तों वो नदियों के माध्यम से करता है। जैसे पंजाब हिमालय हो गया, कुमाऊं हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया, असम हिमालय हो गया। तो इनको नदियों के आधार पर बांटा जाता है। जैसे सबसे ऊपर आपके लद्दाख से होते हुए सिंधु नदी निकलती है और पंजाब हिमाचल की ओर से सतलज नदी। तो इन 2 नदियों के बीच में जितना भी हिमालय का क्षेत्र आता है उसे हम पंजाब हिमालय का नाम देते हैं, जो समानता सिंधु और सतलज के बीच का एरिया है। लेकिन जब आप सतलज से नीचे उतरते हो और काली नदी जो कि आपके नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे है, जिसको हम शारदा नदी भी कहते हैं, तो इनके बीच वाला जो एरिया आता है वो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड का मुख्यतः पार्ट होता है। फिर काली नदी से आप नीचे उतर के तिस्ता की ओर आते हो, जो आप देखोगे कि नेपाल के दक्षिणी हिस्से से सिक्किम उक्किम के क्षेत्रों से होते हुए तिस्ता नदी का जो एरिया दिखता है इसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं, क्योंकि इन नदियों के बीच में है। वहीं तिस्ता नदी की बात करें तो तिस्ता से दिहांग तक अगर हम आएंगे तो असम हिमालय के बीच में ये हिस्सा मिलता है। तो अब जरा मैं यहाँ पर आपको मैप के सहारे से आपको चीजें क्लियर कर दूं इसे। अब जैसे अगर आप देखेंगे दोस्तों इस मैप में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिंधु नदी होते हुए बहती है यहाँ पर, और यहाँ पे कहीं थोड़ा सा ये सतलज नदी होकर बह रही है। हालांकि सतलज में राजस्थान में भी ले गया, ये रही। तो इसके बीच का ये जो पार्ट है दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, पंजाब हिमालय कहेंगे। और इसी सतलज से अगर यहाँ पे आप देखोगे काली नदी का हिस्सा, तो इस हिस्से को हम क्या कह देंगे, इसको हम कुमाऊं हिमालय कहेंगे। और जब मैं इस काली नदी से, इस नदी से तिस्ता नदी के बीच में आता हूं तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय कह जाता है। और जब मैं इसी तिस्ता नदी से होते हुए दिहांग नदी की तरफ आता हूं, दिहांग नदी की तरफ, तो इन नदियों के बीच का हिस्सा जो होता है वो आसाम हिमालय कहलाता है। कौन सा हिमालय कहता है, असम हिमालय। और उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, ये दोनों किस हिमालय में पूछी जाती है। मैक्सिमम बार ये प्रश्न पूछा गया इंपॉर्टेंट रूप से, और अगर आपने PYQ सॉल्व किए होंगे या कभी आपने सिविल सर्विसेज एग्जाम दिए होंगे तो इन प्रश्नों से आपका पाला जरूर पड़ा होगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर देता है, क्योंकि उसको लगता है पीर पंजाल श्रेणी जो है कि बृहद हिमालय में और धौलाधर श्रेणी उसे नेपाल हिमालय में लगती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य या लघु हिमालय भी हम उसे कहते हैं, जो ग्रेट हिमालय के बाद आता है और शिवालिक हिमालय से पहले आता है। तो इसी तरीके से हम पर्वत श्रृंखला को भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका भी मिलान आता है पश्चिम से पूरब की ओर। किधर से किधर आता है, पश्चिम से पूरब की ओर। जैसे कि पर्वत श्रृंखला में आप देखोगे सबसे पश्चिम में आपकी धौलागिरी है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर मसालू है, फिर एवरेस्ट, फिर मकालू और फिर कंचनजंगा। तो ध्यान देने वाली बात है
कि इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है। अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे देखिए धौलागिरी बन गया, फिर अन्नपूर्णा, ये अन्नपूर्णा आपको उत्तराखंड में मिलेगा, फिर मसालू के बाद आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा, फिर मकालू मिलेगा, और फिर उसके बाद कंचनजंगा जो सिक्किम में है। तो ध्यान देना कि ये हम किधर जा रहे हैं, ये हम पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं। ठीक है, एक मकालू है और एक मसालू है, इनके बीच में हमें माउंट एवरेस्ट मिलता है, जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, और ये कंचनजंगा है जो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। फिर इसी के बाद अरुणाचल प्रदेश की पटकाई बूम जो पहाड़ियां हैं, इनसे संलग्न जो राज्य हैं, जैसे आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट के जो प्रमुख राज्य हैं उन सभी में पटकाई बूम पहाड़ियों का विस्तार देखने को मिलता है। जबकि त्रिपुरा में आपको मीजो पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, जो कि मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा पर होती हैं, इसलिए कुछ हिस्सा इनका त्रिपुरा में आता है, कुछ हिस्सा इनका मिजोरम में आता है। तो यहाँ पर त्रिपुरा में पटकाई बूम पहाड़ियों का विस्तार नहीं मिलता है। ऐसे प्रश्नों को आप समझ पाएंगे कि जब मैंने अलग से पॉइंट आउट कर दिया है तो इसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट के इस क्षेत्र में आपको पटकाई बूम नहीं मिलेगी, बल्कि मीजो पहाड़ी मिलेगी त्रिपुरा में। अब एक लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों टनल एक्सप्रेस के बारे में। तो अटल टनल, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर वर्तमान सरकार के द्वारा ये टाइटल दिया गया बीआरओ द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, बॉर्डर रोड जो सीमा सड़क ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा 9.02 किलोमीटर की मनाली लाहौल स्पीति घाटी जोड़ती है। पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में यह स्थित है। रोहतांग, जो कि हिमाचल प्रदेश में दर रहा है, यहाँ पर 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ से जो 2 प्रश्न बन सकते हैं, पहली तो वो कि सबसे लंबी ये परिवहन सुरंग है जहाँ पे परिवहन होता है, सड़क वगैरह चलती है, 9.02 किलोमीटर। वहीं मनाली और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ती है। पूर्वी पंजाल श्रृंखला में ये स्थित है और रोहतांग दर्रे में इसका उद्घाटन किया गया 2020 में। तो ये 2-3 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। अब इसी के बाद हम बात करेंगे कश्मीर घाटी स्थित है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। तो कश्मीर घाटी आपके पीर पंजाल में स्थित है और पीर पंजाल आपके बृहद हिमालय में। तो यहाँ ध्यान देना कि जो कश्मीर घाटी दोस्तों, ये पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में है, क्योंकि पीर पंजाल आपका किस में आता है, लघु हिमालय की रेंज में आता है, धौलाधर श्रेणी अभी मैंने आपको बताया। तो वहां से बृहद हिमालय के बीच में आपको कश्मीर घाटी देखने को मिल जाती है। अच्छा, अक्साई चीन की स्थिति क्या है, चीन भारत पाकिस्तान का सम्मेलन संधि होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों को क्लियर नहीं हो पाता है कि अक्साई चीन का जो पार्ट होता है वो कौन सा है, तो मैप में मैं क्लियर कर दूं आपको। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अक्साई चीन वाला ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ पर आता है। कहाँ पर आता है, ये यहाँ पर आता है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया था। और इसीलिए जो है कि ये पॉइंट रहेगा, जैसे थोड़ा सा आप इसको और ऊपर ले सकते हो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे चाइना, भारत और पाकिस्तान तीनों की ही यहाँ पर बाउंड्री शेयर हो जाती है। अब चलते हैं, तो इसको यहाँ पर लिख भी रहा है कि जो लद्दाख का पठार है, जो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे चिन्ह यानी कि छोटा चिन्ह होता है, ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं अक्साई चीन, जो कि लद्दाख पठार में, जिसमें तीनों देशों की लोकेशन मिलती है। मध्य हिमालय के अन्य नाम क्या क्या है, जैसे जो हमारा लघु हिमालय है उसको हम लघु हिमालय के रूप में भी जानते हैं, महाभारत के नाम से भी जानते हैं, महाभारत श्रेणी, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल क्यों, क्योंकि मुख्यतः इनका विस्तार हिमाचल प्रदेश में ही है, इसीलिए हम इसको हिमाचल हिमालय भी कह देते हैं। अब जरा मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देता हूं, जिसकी फुल फॉर्म भी मैंने नीचे लिख रखी है, तो चलिए देख लेते हैं। हम नॉर्थ से जब साउथ की ओर जाते हैं दोस्तों, नॉर्थ से साउथ की ओर जब जाते हैं तो हमें हिमालयों का कुछ विस्तार मिलता है। सबसे पहले हमें ट्रांस हिमालय मिलेगा, फिर हमें वृहद हिमालय मिलेगा, फिर हमें लघु हिमालय मिलेगा, फिर हमें शिवालिक हिमालय मिलेगा, और फिर उसके बाद हमें मैदानी क्षेत्र मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से तो विस्तार होता है। तो इस तरीके से जो विस्तार होता है, इसमें आप देखोगे कि ट्रांस हिमालय से लेके हिमाचल, वो वृहद हिमालय के बीच में क्या मिलता है हमें, ITSZ। ITSZ का मतलब इंडस सांगपो सचर जोन, मतलब सिंधु और जो सांगपो नदी है, जो इनके बीच का जो एरिया देखने को मिलता है, क्योंकि सिंधु नदी ट्रांस हिमालय से होकर ही तो बहती है, फिर भारत में प्रवेश करती है, वो भी कराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो श्रेणियां हैं, जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, उसके अंतर्गत ये बहती हैं। फिर जब हम बृहद हिमालय से लघु हिमालय की ओर जाते हैं तो हमें एक MCT मिलता है, यानी कि मेन सेंट्रल फ्रंट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यहाँ पे एक थ्रस्ट मिलता है। फिर जब लघु हिमालय से हम शिवालिक की तरफ आते हैं तो यहाँ हमें MBT मिलता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट मिलता है।
और उसके बाद जब हम शिवालिक से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो हमें MFT मिलता है, मतलब मेन फ्रंटल थ्रस्ट। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लेना, कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है और कंफ्यूज क्रिएट करता है, कंफ्यूजिंग कर देता है कि कैसे हम इस पे काम कर पाएंगे। तो क्या समझ में आया आपको कि ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय के बीच में आपको ITSZ मिलेगा, इंडस सांगपो सचर जोन। फिर बृहद हिमालय से लघु हिमालय के बीच में MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और फिर लघु हिमालय से आपको शिवालिक हिमालय के बीच में MBT, मेन बाउंड्री जो थ्रस्ट होता है, या मेन बाउंड्री फॉल्ट भी कह सकते हो। और उसके बाद आपको मिलेगा ये शिवालिक जो मिलेगा, शिवालिक से मैदानी तरफ पाओगे तो MFT मिलेगा, मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलेगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट को समझते हैं, जिसमें मणिपुर पहाड़ियों से घिरा एक इम्फाल बेसिन है दोस्तों। इम्फाल बेसिन ये एक सुंदर उदाहरण है किसका, सरोवरीय मैदान का। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मणिपुर पहाड़ियों में जो इम्फाल बेसिन है उसमें सरोवर जैसे लोकटक झील वगैरह हो गई ये सब, तो ये ऐसा मैदान है जिसमें सरोवर है, एक तरीके से पानी भी है, दलदली क्षेत्र भी है, और इस तरीके का मैदान यहाँ पे डेवलप हो रहा है। इसका एक अन्य उदाहरण भी आपको देखने को मिलेगा, कश्मीर घाटी, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर इसके। तो वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आप इसकी PDF को परचेस कर लीजिए, जो बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। बर्गर की प्राइस से भी हम लोगों ने कम रखा है इसको, जो कि आपके लिए खरीदना कोई बड़ी चीज नहीं रहेगी। लेकिन इसके साथ अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, जिससे आपके RO एग्जाम, PCS एग्जाम के प्रीलिम्स में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और बाकी फिर और भी बेहतर आप तैयारी कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मुख्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब यहाँ से भी देखिए प्रश्न पूछता है, कई बार आपको डाउट में डाल देता है, UPSC जैसा एग्जामिनर जो होता है वो भी डाउट में रखता है, PCS में भी, कि क्या हम कह सकते हैं कि हिमालय में आग्नेय, अवसादी, कायांतरित शैलें मिलती हैं कि नहीं। तो सीधा आंसर समझिए, किसी भी प्रकार का हिमालय। अच्छा यहाँ पे देखना, मैंने ट्रांस हिमालय का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि ट्रांस हिमालय में ये अपवादिक स्थिति होती है। तो ट्रांस हिमालय काट के आपको इतना समझना है कि जो मुख्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय होते हैं, मुख्य कोई हम बृहद हिमालय कहते हैं, इनमें आग्नेय चट्टान भी मिलेगी, अवसादी चट्टान भी मिलेगी और कायांतरित चट्टान भी मिलेगी, तीनों ही उपस्थित होती है। अच्छा, आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो ज्वालामुखी क्रिया से भी होता है, या यूं कहें कि इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, ये जीवाश्म रहित होती है। क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो बहुत अधिक आग होती है, उसमें लपट होती है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का जीवाश्म इसमें जल के खत्म हो जाता है, राख बन जाता है। जबकि अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा, पवन के द्वारा किसी बड़ी चट्टान के पत्थर को काटते हुए, अपक्षय करते हुए, वेदरिंग करते हुए, क्षरण करते हुए उपस्थित होती है। जिसमें नदियों के द्वारा मान लीजिए किसी पत्थर को काट के बहाया जा रहा है, तो रास्ते में आने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, मृत सड़े गले कुछ भी पदार्थ इन चट्टानों के बीच में आके समाहित होते जाते हैं और बाद में ये जीवाश्म युक्त हो जाती है। तो ये बेसिक अंतर होता है आग्नेय और अवसादी। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है आपसे कि क्या कायांतरित चट्टान जीवाश्म रहित होती है या जीवाश्म युक्त। तो मैं कहूंगा कि दोनों होती है। अगर मान लीजिए अवसादी चट्टान का जो है कि कायांतरण हो रहा है, रूप परिवर्तित हो रहा है, जिसके लिए टेम्परेचर के साथ प्रेशर दोनों ही मैक्सिमम चाहिए होता है इसमें कायांतरित होने के लिए, तो इसमें अवसादी चट्टानों का जीवाश्म आएगा। लेकिन अगर यही रूपांतरण आग्नेय चट्टान का हो रहा है तो इसमें जीवाश्म नहीं आएगा, और ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि रूपांतरित चट्टान आपकी जीवाश्म भी हो सकती है और गैर जीवाश्म भी हो सकती है। अब इसी में एक और पॉइंट हम समझते हैं यहाँ पे कि शिवालिक और बाह्य हिमालय में बुर्ज होम एवं गुफ कराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। जो बाह्य हिमालय है दोस्तों, या शिवालिक हिमालय भी इसे हम कहते हैं, बृहद हिमालय वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं मैं, बाह्य हिमालय अर्थात जो हिमालय की श्रेणी का सबसे निचला पार्ट होता है, उसमें आपको बुर्ज होम और गुफकराल में मानव सभ्यता के अवशेष मिले। और ये जो बुर्ज होम है ये कहीं और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की रेंज में आते हैं। ये सभी क्षेत्र जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसके प्रमाण मिले हैं, तो बिल्कुल शिवालिक हिमालय मिले, बृहद और लघु हिमालय में नहीं मिले हैं। अब यहाँ पे अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत किसे कहते हैं, जो प्री कैम्ब्रियन युग के होते हैं और बहुत ही प्राचीन होते हैं, जो समय के साथ वायु, जल, हवा, पवन के माध्यम से अपक्षयित होते जाते हैं, अपक्षयन होता जाता है, उनका वेदरिंग हो जाती है, टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं। जैसे अरावली को आज आप देखने जाएंगे
तो दिल्ली में भी आपको जगह जगह बस थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत कुतुब मीनार पे मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मेहरौली स्तंभ पे मिलेगा, इंडिया गेट के पास मिलेगा। इसी तरीके से आप जब गुजरात में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, तो बहुत छोटे छोटे पार्ट रह गए हैं। और ऐसे ही विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, तो ये तीनों ही घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। और एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, जैसे नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा श्रेणियां होती हैं, कैसे समझना है? तो यहाँ पर आपको इमेजेस में बता दूं, ये वाली लाइन, ये इमेजेस आपको ध्यान देना है। इसमें 4 चीजें हैं, 2 पर्वत और 2 नदियां। कैसे? जो सबसे ऊपर वाला जो पर्वत है उसको तो हम कह देते हैं विंध्यन श्रेणी, और जो नीचे वाला पर्वत होता है उसे हम कहते हैं सतपुड़ा श्रेणी। तो अब मुझे बताइए, विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बह रही है? तो हम कहेंगे दोस्तों नर्मदा नदी बह रही है। लेकिन अगर मैं कहूं सतपुड़ा के नीचे कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। तो अब यहां से मैं 2 प्रकार के प्रश्न आपके लिए तैयार कर रहा हूं। पहला प्रश्न कि 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। वो पर्वत श्रेणी कौन सी है? विंध्यन पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इनके बीच में आपको नर्मदा नदी बहते हुए मिलती है। लेकिन मैं एक और प्रश्न बना दूं कि 2 नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो सतपुड़ा हो जाएगी। यानी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी होगी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी होगी। तो आपको कुल मिला के इसका क्रम याद कर लेना है, विंध्यन, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। इन चारों को आप याद रखेंगे तो यहाँ से जो 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कोई भी प्रश्न बन जाएगा तो आप इजीली जो है कि इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब कई बार आपसे उत्तर से दक्षिण जो पहाड़ियां होती हैं उनका क्रम लगाने के लिए आता है, स्पेशली दक्षिण भारत में। जैसे आप देखोगे सबसे पहले नल्ला मलाई पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, फिर जवादी पहाड़ियां होती हैं, फिर नीलगिरी पहाड़ी आती है, फिर अन्नामलाई पहाड़ी आएगी और फिर कार्डामम पहाड़ी आएगी। ये दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है उसकी पहाड़ियों का एक क्रम है। नल्ला मलाई दोस्तों स्पेशली आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, जो कि कृष्णा नदी और पेन्नेरू नदी के मध्य में देखने को मिलती है। जो कृष्णा नदी और जो पेन्नार नदी है उसके मध्य देखने को मिलती है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश से नीचे उतरोगे तो तमिलनाडु आएगा, जहां पे आपको जवादी पहाड़ी देखने को मिल जाएगी। और जवादी पहाड़ी के नीचे आप आएंगे तो जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो गांठ होती है, ज्वाइंट पॉइंट होता है जहाँ पे जो मिलन होता है पूर्वी और पश्चिमी घाट का, उसे हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी, जिसका विस्तार मुख्यतः केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी, जिसको पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहाड़ियों को रानी किन पहाड़ी को कहा था, और ये 5 ऑप्शन रहते हैं आपके सामने। फिर नीलगिरी के नीचे आप अन्नामलाई देखोगे, जो कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर होती है। और केरल में ही सबसे नीचे आपको मिलेगी कार्डामम पहाड़ियां। कार्डामम का मतलब क्या है? क्योंकि इसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पे जो इलायची की खेती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है केरल में, कार्डामम पहाड़ी में। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए उत्तर से दक्षिण। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें नल्ला मलाई और जवादी पहाड़ी में कंफ्यूज जाते हैं। कुछ लोग जवादी को ऊपर कर देंगे, नल्ला को नीचे कर देंगे, और यहाँ पे ये प्रश्न गलत हो जाता है। फिर इसी के साथ हम और आगे चीजें देखते हैं, जैसे पश्चिम से पूरब का क्रम। कई बार होता है कि पश्चिम से आपसे वेस्ट टू ईस्ट क्रम पूछा जाता है पहाड़ियों का। तो सबसे पहले आपकी आएगी सतपुड़ा पहाड़ी, फिर महादेव पहाड़ी, फिर मैकाल पहाड़ी, फिर छोटा नागपुर का पठार और फिर खासी पहाड़ी। क्योंकि सतपुड़ा पहाड़ी मुख्य रूप से आपको एमपी में मिल जाएगी, महादेव पहाड़ी भी आपको एमपी में मिलेगी, और मैकाल पहाड़ी आपको एमपी और छत्तीसगढ़ के आसपास मिल जाएगी। फिर छत्तीसगढ़ में आपको अमरकंटक चोटी भी। वहीं उसके आगे हम छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे, और फिर खासी पहाड़ी जो कि गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय में आपको देखने को मिलेगी, तो वहां ये मिलती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इनका क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है। और कई बार एक प्रश्न और आता है कि महाराष्ट्र में ही स्पेशली कौन सी पहाड़ी है, जैसे बालाघाट श्रेणी हो गई, हरिश्चंद्र श्रेणी हो गई, सतमाला श्रेणी हो गई। ये तीनों पूर्णतया मतलब पूरी तरीके से ये महाराष्ट्र में है। जबकि मांडव श्रेणी की बात करेंगे तो ये गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पे? इस वाले पॉइंट पे होती है दोस्तों मांडव श्रेणी। ठीक है, मांडव श्रेणी यहाँ पे होती है, जबकि बालाघाट, हरिश्चंद्रा, सतमाला ये तीनों ही महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, क्योंकि इसका भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अब इसी के बाद एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो गढ़जात की पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये आपके उड़ीसा में मिलती हैं, वहीं शिवराय पहाड़ियां ये तमिलनाडु में है। ध्यान देना, मैं कार्डमम पहाड़ी की बात अलग कर रहा हूँ। जवादी पहाड़ियां, शिवराय पहाड़ियां ये दोनों मुख्यतः तमिलनाडु में आती है, जबकि नल्ला मलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में आती है। अन्ना मलाई की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, शिवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में, और कार्डमम पहाड़ियां
केरल में मिलती है, जिसको हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। और आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा 30 नंबर पे कि भारत के तटीय मैदान। अब यहाँ से आपने एक आइडिया ले लिया होगा कि अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू के साथ साथ डिटेल एनालिसिस उसमें मेंशन किया गया है। और आप देखोगे कि कम समय में ही, कम पेजेस के दौरान ही आपने घटना चक्र के लगभग 70 to 80 पेजेस को रीड कर लिया इन 2 ही क्लास में मेरे साथ। और आपने अगर नोट्स लिए होंगे, शॉर्ट नोट्स, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आया होगा अगर आप इसके साथ स्टडी कर रहे हो। शॉर्ट नोट्स कैसे लेने हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको नीचे व्हाट्सएप पर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं, जिसकी डिटेल मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर पे दे दी है, वहां से आप परचेस कर लीजिएगा। और इसके बारे में और भी कुछ अगर आपको जानना है कि शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार किए गए, क्या क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा, तो डेमो पीडीएफ आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं, पिन कमेंट में भी है और कल भी मैंने पोस्ट कर दिया है। और इनकी जो डिस्क्राइब वीडियो है वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, वहां से आप इसकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं, ताकि आपके सामने सारी चीजें क्लियर कट रहे कि ताकि आप जब पीडीएफ को परचेस करें उससे पहले आपको क्लियर रहे कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। मैं 95% की गारंटी लेता हूं दोस्तों, हो सकता है 5% लोग मुझसे एग्री ना करें, लेकिन 95% लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट दिए, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, क्योंकि हमारी टीम का वर्क ये बहुत ही पसंद आया, लोगों को बहुत अप्रिशिएट किया। क्योंकि कम समय पे दोस्तों आपको रिविजन करने के लिए हम एक ऐसी रामबाण औषधि दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में 20 से 25 नंबर सीधे इंक्रीज कर देगी। छोटे मोटे अंक नहीं होते, बहुत बड़ा अंक होता है ये। तो चलिए लास्ट टॉपिक को हम कवर करते हैं, तटीय नाम। अब तटीय नाम से 3 प्रश्न आ चुके हैं। यूपी पीसीएस 2019 में आया हुआ है, आरओ 2017 में आया है, आरओ 2021 में पेपर आया हुआ है, आप देख सकते हो, बीपीएससी में भी आया हुआ है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट मालाबार कोरोमंडल में कंफ्यूज जाते हैं, कोंकण तट, कन्नड़ तट में कंफ्यूज जाते हैं, काठियावाड़ तट में, कि किस लोकेशन पे कहाँ कहाँ हम इसको बोलते हैं। तो जैसे कि देखोगे कि गुजरात के इस पॉइंट से लेकर दमन द्वीप के पॉइंट तक अगर आप आओगे तो इसको हम काठियावाड़ तट बोलते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए कि दमन द्वीप से गुजरात के तट को क्या बोलोगे, तो काठियावाड़ तट। लेकिन दमन द्वीप से लेके, जिसमें महाराष्ट्र भी इंक्लूड है, और गोवा तक अगर आप जाते हो तो आप उसे कोंकण तट बोलोगे। कौन सा तट? कोंकण तट। और गोवा से अगर आप मंगलौर तक आते हो, यानी कि कर्नाटक का जो मंगलौर है उस तक आओगे, तो आप कन्नड़ तट कहोगे, कोंकण नहीं, कन्नड़ तट कहते हैं। और मंगलौर से अगर आप केप कमोरिन कन्याकुमारी तक आते हो अगर यहाँ तक, तो उसे हम मालाबार तट कहते हैं। कैसा तट? मालाबार तट। और ये चारों ही तट मैंने जो आपको बताया है ये वेस्टर्न घाट पे हैं, पश्चिमी घाट के हिस्से हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे अब ईस्टर्न घाट की, पूर्वी घाट की, तो यहाँ पर अगर आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे कोरोमंडल तट की ओर, इट मीन्स कि आंध्र प्रदेश तक अगर आप आएंगे, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के बॉर्डर तक, तो यहाँ आप देखोगे कोरोमंडल आपको तट देखने को मिलेगा। और आंध्र प्रदेश से अगर आप ओडिशा तक के बीच में जाओगे, ओडिशा तक के बीच में, तो यहाँ आपको उत्तरी सरकार तट मिलेगा। और ओडिशा से अगर आप पश्चिम बंगाल तक जाओगे तो यहाँ पे आपको उत्कल तट मिलेगा। और इसी उत्कल तट का नाम हमारे राष्ट्रगान में भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जब इसकी रचना की तो उसमें उत्कल तट को भी शामिल किया हुआ है। हालांकि कन्नड़ तट, कोंकण तट, सभी की इसमें जानकारी है। तो इस तरीके से तटीय क्षेत्रों के नाम भी आपसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो बहुत ही मैंने क्लियरली मेंशन किया है। अब अगर आपसे पूछे कि कोरोमंडल तट किन राज्यों के बीच में, तो आप कह सकते हो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच। अगर उत्कल तट पूछा जाता है तो आप कह सकते हो पश्चिम बंगाल से उड़ीसा के बीच। अगर कन्नड़ तट पूछा है तो गोवा से कर्नाटक यानी मंगलौर के बीच। अगर आपसे कोंकण तट पूछा जाए तो आप कहोगे दमन दीव और जो है कि गोवा के बीच में है। इस तरीके से आप पूरा क्लियरली डिवीजन आप देख पा रहे होंगे। तो इसी चीज़ों के साथ दोस्तों अब हम लोग जो है कि आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, क्योंकि चैप्टर तो लगातार हम लोगों को पढ़ने हैं, चैप्टर बहुत लेंथी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों। अगर आप पीडीएफ परचेस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। साथ ही साथ कल दोपहर में आपको अब इसकी इंडियन पॉलिटी की भी हम लोग शॉर्ट नोट्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उसके भी शॉर्ट नोट्स आ चुके हैं। आप उसको भी परचेस कर सकते हैं और उसके साथ हमारी क्लास को देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कल दोपहर से उसकी भी क्लास शुरू की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।